हेलो बैकपैकर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बैकपैक एक्सपीडिशन में। फ़िलहाल जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये है पेट्रोनस ट्विन टावर्स, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। अभी हम लोग अंदर जाएंगे। अंदर जाने से पहले इसके बारे में कुछ खास बात आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल 88 फ्लोर्स हैं और इसकी हाइट है 1483 फीट। और एक टाइम ऐसा था कि ये दुनिया के सबसे ऊँची बिल्डिंग थी। अब आज के टाइम में देखा जाए तो दुनिया की 21वें नंबर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये जो जुड़े हुए टावर्स हैं ना, उस चीज़ में आज भी ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो आपस में कनेक्टेड है। इसकी जो बनने की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1992 में और ये बन के ख़त्म हुआ था 1997 में, लेकिन ये ओपन हुआ 1999 में। तो हम बोल सकते हैं कि इसको बनने में पूरे 7 साल लगे। इसमें जो बनने की कॉस्ट आई वो मैं आपको ऊपर जाने के बाद बताऊँगा कि आपके कान खड़े हो जाएंगे, इतनी इसकी कॉस्ट है। हम लोग जाएंगे 88 फ्लोर पे। 88 पे तो नहीं जा पाएंगे, हम लोग जाएंगे 86 फ्लोर पे, क्योंकि ऊपर के जो 2 फ्लोर्स हैं वो सिर्फ रेनोवेशन के टाइम पे या फिर जब इसकी कुछ मरम्मत होनी होती है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो पेट्रोनस कंपनी है ये एक फार्मूला 1 टीम भी ओन करती है। तो जब आप अंदर घुसोगे तो लॉबी में सबसे पहले आपको एक फुल साइज़ फार्मूला 1 कार आपको देखने के मिलेगी। तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ अंदर की तरफ और अंदर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा पेट्रोनस ट्विन टावर्स के नज़ारे और वहाँ से पूरे कोलालमपुर के नज़ारे कैसे देखने को मिलते हैं। आइए चलते हैं। तो पेट्रोनस टावर के अभी हम आ गए हैं 41st फ्लोर पे और यही वो ब्रिज है जो नीचे से दिखाई देता है पूरा। तो जब इन्हें बनाया गया था तो एक परेशानी आ रही थी कि ये ऐसे ऐसे आगे पीछे झूल रहे थे और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, वो हवा की वजह से। तो इस ब्रिज को जो डिज़ाइन किया गया है वो ऐसे किया गया है कि ताकि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में झूलें तो ये ऐसे इलांगेट और कोलैप्स होता है ताकि ये गिरे ना। और नीचे से इसमें काफ़ी मोटे बीम्स दिए गए हैं और वो टावर से ही अटैच्ड हैं। और जब आप लोग यहाँ विज़िट करने आएंगे तो एक ग्रुप टूर होता है, भले ही आपका टिकट पर्सनल हो, और आपको यहाँ पे खड़े होने के लिए 10 मिनट मिलते हैं। तो उन 10 मिनटों का अच्छे से यूटिलाइज़ करें, अपनी अच्छी से अच्छी फ़ोटोज़ निकालें और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लें। फ़िलहाल ये जो नीचे देख रहे हो आप, ये है KLCC पार्क जो हमें दिखता है, जहाँ पे सिम्फनी शो मैंने आपको दिखाया था। और ये पूरा वही पार्क है और दूर दूर तक पूरी स्काई लाइन आप लोगों को देखने को अच्छे से मिल रही है। रही इधर की बात, मैं आपको इधर का भी बता देता हूँ कि इधर क्या क्या है। ये वो फेमस क्रॉसिंग है जहाँ से ट्विन टावर्स की हम लोगों ने नीचे फ़ोटो ली थी। ये जो आप क्रॉस बना हुआ देख रहे हो ना, इस क्रॉस के सामने जो बिल्डिंग है वहाँ से हम लोग फ़ोटो लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ देखने को मिलती हैं। और नीचे जस्ट इसकी एंट्रेंस है, ये फाउंटेन्स यहाँ पे चल रहे थे। और ये जो पूरा टावर है ये है 88 फ्लोर का। 84 फ्लोर पे जो है यहाँ की ऑब्जर्वेशन डेक है। तो अभी हम आ गए हैं 86 फ्लोर पे पेट्रोनस ट्विन टावर के। यहाँ पे जब आप आओगे एक आपको ऑब्जर्वेशन डेक मिलेगी, यहाँ से दूर दूर के नज़ारे दिख रहे हैं। मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये है ट्विन टावर का दूसरा टावर, और उसके पीछे जो आपको बिल्डिंग दिखती है ना ब्लू कलर की, वो है मेरदका 118 जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और वो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊँची बिल्डिंग होने वाली है आफ्टर बुर्ज खलीफा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इसके बारे में। आप जानते हैं इसको बनाने में कितना खर्चा आया था? और एग्जैक्ट अगर आपको आज की डेट में मैं इंडियन रुपीज़ में इसका खर्चा बताऊं तो 13,333 करोड़ 65,28,260 रुपये। सोच रहे हो आप कितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्टेड है इस टावर में और इस बिल्डिंग में। मलेशिया का एक बड़ा हिस्सा जो GDP का बनाता है वो है यहाँ का पेट्रोलियम। जी हाँ, मलेशिया से पेट्रोल भी और ऑयल भी निकलता है। इस वजह से इसकी करेंसी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जो पूरा कोलालमपुर है, और इनफैक्ट दूर दूर के पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे ट्विन टावर्स आज भी ये कहलाते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना वो भी इस्लामिक स्टाइल में बना हुआ है। नीचे से स्क्वायर है और उस स्क्वायर के ऊपर इसमें स्टार बना हुआ है और उसी के बेस पे ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है ये इस्लामिक आर्किटेक्चर को भी। और यहाँ पे जब आप ऑब्जर्वेशन करने के लिए आओगे, यहाँ पे कुछ 3D मॉडल्स रखे गए हैं पूरे कोलालमपुर सिटी का भी है, और यहाँ पे पेट्रोनस ट्विन टावर का भी आपको स्कल्पचर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ रुकने के लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं। तो वर्थ विजिट प्लेस है। हालांकि भीड़ होती है क्योंकि जब
आप पूरे ग्रुप में टूर करते हो तो कुछ लोग तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अकेला पूरा एंजॉय करने के लिए मिलेगा, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। जो लिफ्ट भी है, जिस लिफ्ट में आप आते हो उस लिफ्ट में एक वर्चुअल टूर दिया जाता है, और जब 83rd फ्लोर पे आप आते हो वहाँ पे आपको लिफ्ट चेंज कराई जाती है 84th फ्लोर पे आने के लिए, जिसकी स्पीड बहुत धीरे है। पेट्रोनस ट्विन टावर हमने पूरी तरीके से घूम लिया है। बस मेरे को जो एक इशू लगा वो ये लगा कि यहाँ पे जो ये टाइम देते हैं ना, वो ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक पे हो या फिर आप जब जाते हो 41st फ्लोर पे ब्रिज पे घूमने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है। अगर थोड़ा ज़्यादा मिल जाए तो वो बेटर होगा, लेकिन हम जितना मिला उसमें हम लोग उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बाकी जब आप लोग 83rd फ्लोर पे आते हो वहाँ पे आपको कॉफ़ी शॉप देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ वहाँ पे आपको थोड़ी देर बैठने का टाइम मिलता है, और वहाँ पे ये लोग एक स्क्रीन चलाते हैं और स्क्रीन पे लिखा रहता है कि कौन सी बिल्डिंग किस हाइट की है या क्या है, वो सब आप लोग देख सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का अच्छा रहा, मतलब जितना टिकट का प्राइस था उस हिसाब से मैं कहूँ तो ठीक ठाक सा है। 60% आप मान सकते हो कि वर्थ है। बाकी आप लोग आते हो तो ये मस्ट डू एक्टिविटी है कुआलालंपुर की। फ़िलहाल चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे क्या है ना, एक गिफ्ट शॉप भी आपको मिलेगी। जैसे आप एग्जिट करोगे ना तो वहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ जो डिजिटली ली होती हैं वो आपको फ्रेम करके वो प्रोवाइड कराते हैं, तो आप डिजिटल फॉर्म में भी उन फ़ोटोज़ को ले सकते हो 100 रिंगिट में, और अगर आप चाहो तो प्रिंट करा के भी उन फ़ोटोज़ को ले सकते हो 135 रिंगिट में। और साथ में एक वो शो पीस बना के देते हैं, फ्रेम बोल सकते हैं उसको, तो वो उस फ्रेम में भी आपको फ़ोटो देते हैं। और दोनों के अगर कॉम्बो मिलाएं, उस बड़ी फ़ोटो का और उस फ़ोटो फ्रेम का, तो लगभग 255 रिंगिट में वो आपको दे देते हैं। और उसके साथ जो डिजिटल आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। मुझे नहीं लगा कि वो लेना वर्थ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली, लगभग 5,000 रुपये बैठते हैं इंडिया के, तो मैंने वो नहीं ली। और डिजिटल फ़ोटोग्राफ्स लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जब आप लोग ऊपर खुद जाते हैं तो खुद भी आप लोग फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं। चलिए फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से बाहर, चलते हैं सूर्या के LCC। तो मैं गया था एक्वेरिया KLCC, काफ़ी ज़्यादा लंबी टनल है सूर्या KLCC मॉल से। तो वहाँ जाने के बाद मैंने पता किया कि यहाँ अगर मैं अभी टिकट परचेज़ कर लेता हूँ तो टिकट परचेज़ करने के बाद क्या मैं शाम तक उसी टिकट पे आ सकता हूँ या नहीं। तो उन लोगों ने बोला हाँ, आप 7 बजे से पहले कभी भी सेम टिकट पे आ सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन टिकट परचेज़ करना है तो कम से कम आप 2 दिन पहले या 1 दिन पहले टिकट परचेज़ करें। और टिकट की जो कॉस्ट मेरे को पड़ी है वो पड़ी है 79 रिंगिट वीक एंड्स पे, और वीक डे पे जो फॉरनर्स के लिए टिकट होती है वो है 75 रिंगिट। और तो मैंने टिकट ले ली है, और अब मैं सोच रहा हूँ कि नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया चला जाऊँ, क्योंकि कल मेरा आखिरी दिन होने वाला है मलेशिया में। तो मैंने यही प्लान किया है कि अभी मैं जा रहा हूँ नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया, क्योंकि वो 5 बजे क्लोज़ हो जाती है, और वहाँ से आने के बाद मैं दोबारा एक्वेरिया KLCC आके एक्वेरियम में जाऊँगा अंदर 7 बजे से पहले। बाकी देखो क्या पॉसिबल हो पाता है, कितना मैं आप लोगों को घुमा पाता हूँ और ख़ुद भी घूम पाता हूँ। बस मैं कैब का वेट कर रहा हूँ सीढ़ियों पर बैठ के। ये देखो जी, मैं पहुंच गया हूँ मस्जिद नगारा, और यहाँ का जो टाइमिंग्स है ना क्लोज़ होने का, वो होता है शाम को 5 बजे। अभी बजे हैं 4। तो वहाँ से निकलते टाइम मैंने एक DJI की परचेज़ कर लिया था। इसमें गिम्बल है, वो मैं आपको शाम को होटल पहुँचने के बाद दिखा दूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये 1965 में ऑपरेशनल हो गई थी। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था इसका 1963 में। जो यहाँ के पहले PM हुए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट है मोनार्की वाली, कि एक इसमें किंग होता है, तो जो है यहाँ के फर्स्ट किंग थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो ये चाहते थे कि एक ऐसी मस्जिद बने जो बिल्कुल घर की तरह हो, मलई घर की तरह, जिसके चारों तरफ वाटर स्ट्रीम्स हैं, और ऊपर जैसे आप देखोगे कि जो मस्जिद होती है या कोई मंदिर भी होता है तो मस्जिद के ऊपर एक टॉम्ब होता है। इसमें वो टॉम्ब नहीं है, इसमें एक अम्ब्रेला बना हुआ है। तो अम्ब्रेला क्या रिप्रेजेंट करता है कि पहली चीज़ तो ये कि आपको बचाता है नेचर से, और ह्यूमैनिटी दिखाता है अम्ब्रेला। और दूसरी चीज़ वो शो करता है अम्ब्रेला यहाँ पे कि जो किंग है, अगर वो ऊपर जाके एक ट्रायंगल पे खड़ा होता है अम्ब्रेला के, यानी कि चोटी पे जाके खड़ा होता है, तो वो चारों तरफ उसके नीचे जो भी लोग हैं सबको देख सकता है। और ये जो मेरे पीछे आप मीनार देख रहे हो ना, यहाँ पे स्पीकर लगे होते हैं अजान और नमाज के लिए।
तो ये इस शेप में बनाई गई है कि इसमें एक अम्ब्रेला जो है वो फोल्ड करके रखा हुआ है केस में। तो वो इसको रिप्रेजेंट करती है कि जब राजा अपनी हॉल में आने वाला है, कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो उसका जो वेट करते हैं उसकी पूरी प्रजा है और उसके साथ के जो मंत्री हैं तो वो उसका वेट कर रहे हैं, उस चीज़ को दर्शाता है ये मीनार। तो इसमें 2 छातों का कॉन्सेप्ट है और ये दुनिया की सबसे अनोखी मस्जिद कहलाई जाती है, क्योंकि किसी भी मस्जिद में ऐसा नहीं है कि छाते का आपको छत दिखाई दे। अंदर की बात करूं, अंदर हॉल जो है उस हॉल में बहुत अलग अलग देशों से, टोटल बताऊं तो 6 देशों से इंस्पायर होके वहाँ का आर्किटेक्चर डिज़ाइंड है। उसमें से एक जो कुर्सी है वो इंडिया से भी डोनेट हुई है और पाकिस्तान से भी कुछ यहाँ पे कालीन डोनेटेड हैं। जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ एग्जैक्ट पिलर्स के ऊपर जो टाइल वर्क है, वो टाइल्स जो हैं वो आई हैं इटली से, कुछ ये इंस्पायर्ड है स्पेन से, और साथ ही साथ यहाँ पे मोरक्को जो देश है वहाँ से भी इंस्पायर होके डिज़ाइंस बनाए गए हैं। बाकी जो शैंडलियर्स हैं वो यूरोप से आए हैं कुछ, और जो बाकी ग्लास वर्क हुआ है वो सारा टर्की का है, जो हैंडमेड टिंटेड ग्लास होते हैं वो। यहाँ पे 12,000 लोग बाहर बैठ सकते हैं एक साथ और 3,000 अंदर बैठ सकते हैं। तो टोटल इस मॉस्क की जो कैपेसिटी है वो है 15,000। अब यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा बिल्कुल मत आना। उसका रीज़न क्या है, जब मैंने ये सब उनसे इंक्वायरी ली कि यहाँ थोड़ा सा जानने के बारे में पूछा, तो पीछे से एक बंदा आके बोलता है कि आप कौन से धर्म से हो, मुस्लिम हो? मैंने कहा नहीं। तो हंस के उसने बोला कि मुस्लिम नहीं हो तो तुम्हारे तो इतने सारे भगवान हैं, और वो हंसते हुए मजाक बनाई। और जो आदमी मुझे ये बता रहा था इस मस्जिद के बारे में, उसने मेरे को बोला कि आप मुसलमान बन जाओ। भाई ऐसे आप ज़बरदस्ती किसी के पीछे थोड़ी पड़ सकते हो। और ये बात सिर्फ एक बार नहीं हुई, ये बात कम से कम उन्होंने 5 से 10 बार दोहराई, और उसके बाद मुझसे पूछा कि आप मुस्लिम कब बन रहे हो। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल सका, क्योंकि अब दूसरे कंट्री में आप हो तो यहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा। तो मैंने एक चीज़ तो लेकिन अपने आप ज़रूर बोली कि मैं नहीं होने वाला कभी। मैंने कहा ह्यूमैनिटी में मेरा विश्वास है, मेरा जो धर्म है मैं उसमें खुश हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और धर्म में कन्वर्ट होने की। और उसके बाद भी चलते चलते उन्होंने मुझे जानबूझ के टोंट में बोला नमस्ते। उन्हें पता था मैं इंडिया से हूँ, तो मैंने उनका जवाब उन्हीं के टोंट से दिया, शुक्रिया। और उसके बाद जब चलने लगा तो मैंने उनसे ये मांगा कि ये मैं ले जा सकता हूँ, तो बोले हाँ ले जाओ, और जब आपको इसका यूज़ ना हो ना, इसे पानी में उबाल के पी लेना तो आप हो जाओगे मुस्लिम। और एक बार मुस्लिम अगर आप हो गए तो आप किसी और धर्म में को नहीं अपना सकते। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी लगी, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ नहीं आना चाहिए। बाकी यहाँ की क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो मैंने आपको बताई दी कि इम्पोर्टेंस क्या है या कैसे और मस्जिदों से अलग है ये। बाकी मौसम हो गया है अच्छा, सामने देखो वो है मेरठ का 118, जिसके बारे में मैंने आपको दोपहर बताया था जब हम पेट्रोनस टावर में थे, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। देखो कितनी सुंदर लग रही है ब्लू कलर की, और आसमान जब ब्लू कलर का इस पर पड़ रहा है ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सिर्फ अगर आप ध्यान से देखो तो केएल टावर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। मैं यहाँ से अब एक काम करता हूँ, लेता हूँ यहाँ से टैक्सी और दोबारा चलता हूँ KLCC सूर्या KLCC मॉल में। वहाँ जाके हमें एक्वेरियम विज़िट करना है, और एक्वेरियम विज़िट करके यहाँ पे एक ब्रिज है जिस पे बहुत अच्छी रात को लाइटिंग होती है, उसको भी हम लोग विज़िट करेंगे। यहाँ से निकलता हूँ बाहर और मिलता हूँ आपको रास्ते में या फिर सूर्या KLCC में। दोबारा आ गया हूँ सूर्या KLCC जो मॉल है उसमें, और बीच में रास्ते में आते हुए इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि अभी तक के इस मलेशिया टूर में मैं पहली बार इस बारिश को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जो इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। हालांकि मुझे लग रहा है पासिंग शावर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना घंटा में बंद हो जाएगा। जब मैं टिकट लेने जा रहा था और मुझे फर्स्ट एक्वेरियम का काउंटर दिखा था ना, वहाँ पे मुझे दिखी थी पिराना फ़िश, और ये पिराना वही है जिसके ऊपर मूवी भी बनी है और जिसके जो टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बाकी अंदर देखते हैं क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, और चलो चलते हैं अंदर की तरफ।
एक्वेरिया KLCC से मैं निकल रहा हूँ। सच बताऊँ, अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, और जितने का टिकट था उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी मुझे खास नहीं लगा। जो हमने थाईलैंड में एक्वेरियम विज़िट किया था उसका एक्सपीरियंस इससे बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा था, और इनफैक्ट बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया। मुझे लगा कि बस शुरू हुआ है और अभी ख़त्म। तो जो थाईलैंड वाला था उसको मैं रिकमेंड करूँगा, लेकिन ये एक ओवररेटेड एक्टिविटी मैं कहूँगा। अगर आप लोग आ रहे हो तो वो स्किप कर सकते हो। बाकी अगर आप थाईलैंड नहीं जा रहे हो तो यहाँ विज़िट कर सकते हो। अदरवाइज़ टिकट प्राइस जो है वो थोड़ा हायर साइड पे है और उतना वर्थ भी नहीं है। फ़िलहाल इस टनल से मैं निकल के जा रहा हूँ सूर्या KLCC। सूर्या KLCC इस एक्वेरिया से अंडरग्राउंड कनेक्टेड है और बहुत ही सुंदर टनल है जहाँ से मैं भी गुज़र रहा हूँ। तो यहाँ एक बूस्ट करके मेरे को कंपनी दिखाई दी, और ये कंपनी ऑस्ट्रेलिया से है। इनसे बड़ी मुश्किल से मैंने पता लगाया कि वीगन है, वेजिटेरियन है। तो ये प्योर वेजिटेरियन है। इनके पास आपको रैप्स, स्मूदीज़ और बहुत तरीके के जूसेस मिल जाएंगे, और आप अपना कस्टमाइज जूस भी बनवा सकते हो। फ़िलहाल मैंने अपने लिए जो लिया है वो है योगर्ट ले लिया है मैंने ब्लूबेरीज़ के साथ। तो बस मैं एक खाता हूँ थोड़ा सा और रिफ़्रेश होता हूँ। बाकी आप लोग अगर सूर्या KLCC में आते हो और वेजिटेरियन आपको ऑप्शंस देखने हैं तो एक मैंने सरवाना भवन पहले आपको दिखा दिया है, वहाँ पे आप खा सकते हो फूड कोर्ट में जाके। साथ ही साथ ये एक और है जो आप रिफ़्रेशमेंट यहाँ से ले सकते हो। यहाँ की जो मिक्सीज़ भी होती हैं ना, ग्राइंडर्स जो होते हैं, वो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है। तो आप आके यहाँ बिना किसी डाउट के आराम से स्मूदीज़ और शेक्स और जो आपकी योगर्ट हो गई या आपकी जूसेस हो गए उसका मज़ा आराम से ले सकते हो। तो जी डिनर करके मैं आ गया हूँ अपने होटल के रूम में वापस। सुबह जो आपने DJI का वो देखा था मेरे हाथ में कैरी बैग, उसमें मैंने अपने लिए परचेज़ किया था ये DJI Osmo Mobile 6। इसकी जो प्राइस है इंडिया में वो है लगभग 13,500-14 हज़ार रुपये। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से परचेज़ कर रहे हो, किस सिटी से परचेज़ कर रहे हो। यहाँ पे जो मुझे आज इसकी कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी 639 रिंगिट, और इंडियन रुपीज़ में बताऊँ तो होते हैं 11,350 रुपये। और मलेशिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो थोड़े कंपैरेटिवली आपको सस्ते पड़ जाते हैं। जैसे ये 14-15 हज़ार की आइटम है, इसमें भी आपको 2-2.5 हज़ार रुपये सेव हो गए। थाईलैंड के कंपैरिजन में अगर मैंने देखा तो यहाँ पे ड्रोन्स जो हैं वो ज़्यादा महंगे हैं, थाईलैंड में और भी ज़्यादा सस्ते हैं। और दूसरी चीज़, जब मैं शाम को डिनर करने गया तो मैं वहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, और उससे पहले भी मुझे थोड़ी देर हो गई। उसका रीज़न रहा ये, मैंने आज अपने लिए परचेज़ की है ये एप्पल वॉच सीरीज़ 9। यहाँ पे जो एप्पल स्टोर होते हैं उसको नाम दिया है इन्होंने मशीन्स। आप कहीं भी जाओगे तो उसका नाम मशीन आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहले तो ये ऑन नहीं हुई, ऑन होने में इसने लगाए 45 मिनट कम से कम। उसके बाद ऑन होने के बाद पेयरिंग होने में काफ़ी ज़्यादा इसने इशू किया मेरे आईफोन के साथ। तो मुझे लगा ये प्रोडक्ट इस आइटम में कुछ दिक्कत है, तो मैंने उनको बोला भी कि आप इसको चेंज कर दो। तो अब एक बार अगर किसी भी स्टोर ने अपनी प्रोडक्ट सेल कर दिया तो वो लोग चेंज नहीं करते। हालांकि जैसे तैसे करके एंड में ये कनेक्ट हो गई। अब भगवान भरोसे है कि कल तक मैं देखता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं उनसे बोल के आया हूँ कि वो मेरे को चेंज करके प्रोडक्ट दूसरा दें। एप्पल वॉच सीरीज़ 9 45 mm रेड कलर, और इसकी जो मुझे प्राइस पड़ी है आज वो पड़ी है 1849 रिंगिट, यानी कि इंडिया में लगभग 32,500 रुपये। और यही आज के दिन अगर मैं इंडिया में परचेज करता तो ये है 44,900। तो आप सोचो लगभग 13,000 रुपये का डिफरेंस है यहाँ के प्राइसेस में और इंडिया के प्राइसेस में। तो बात करूँ आज के ओवरऑल दिन की, तो आज दिन शुरू अच्छा हुआ था हमारा, और उसके बाद जैसे जैसे मैं घूमा मैंने आपको दिखाया क्या क्या मैंने किया पूरे दिन में। जो बैड एक्सपीरियंस था उसके बारे में भी एज इट इज़ आपको बता दिया। हालांकि दिन ख़त्म होते होते जब हम एक्वेरिया गए थे ना, मुझे लगा कि एक्वेरिया जो है वो ओवररेटेड है। अगर थाईलैंड वाला एक्सपीरियंस बताऊं वो कंपैरेटिवली इससे 80 to 90% मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और जबकि उसके प्राइस इससे आधे से भी कम थे। तो ये आज का एक्सपीरियंस मेरा था मलेशिया में। कल मेरा आखिरी दिन है। कल मैं जाऊंगा बातू केव्स, KL टावर, साथ में यहाँ पे एक ब्रिज है, वो सब कवर करूँगा।
और उसके बाद मलेशिया को कर दूंगा बाय बाय, और आप लोगों को मिलूंगा एक नई सीरीज़ में। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और बने रहें अपने चैनल बैकपैक एक्सपीडिशन के साथ।